नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटिकल साइंस में नेट के प्रीवियस क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं, जिसमें पहले वाले वीडियो नोट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो नोट हम डालते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो नोट। 30 क्वेश्चन तक हम उस वीडियो नोट में बात कर चुके थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि अमेरिकी संविधान में किन संशोधनों में विधायी और कार्यकारी कृतियों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ये हमने आपको उसमें बताया था। तो इसमें 5वां संशोधन और 14वां संशोधन यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है 31। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये आमने सामने जो लिखी हुई ये चीज़ें, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको यहाँ पे पकड़नी है एक सीधी सी चीज़, क्या कि विधि का शासन आपने बहुत बार पढ़ा होगा इंग्लैंड से। जी ये बिल्कुल सही है। सीनेट सभा में न्यायाधीशों का एक समान प्रतिनिधित्व होता है, ये बात भी यहाँ पर सही है। ठीक है, प्रशासनिक विधि की यदि हम देखें तो फ्रांस से संबंधित है, और न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति स्विट्जरलैंड से रिलेटेड है या नहीं, इस बात पर हम कहेंगे कि ये सही नहीं है। यहाँ पर स्विट्जरलैंड नहीं होकर यदि यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका होता तो ये युग्म भी सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर करेक्ट है, जैसे ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, आप इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि कोई भी परेशानी नहीं आए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। कोशिश है हमारी आपके क्वेश्चन को यहाँ पर क्लियर करने की। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की। पॉलिटिकल डेवलपमेंट को उन्होंने समझाया प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में, इनमें से वो कौन सा विद्वान है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैक्स वेबर ने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की है। ठीक है, अब आपको मैक्स वेबर के बारे में पता होना चाहिए कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही के ऊपर भी बात की हुई है। किसके ऊपर? नौकरशाही के ऊपर भी बात की हुई है। नौकरशाही के 3 प्रकारों में मैक्स वेबर ने बताया था, परंपरागत, करिश्माई और विधिक। परंपरागत, करिश्माई और विधिक, ये नौकरशाही के 3 प्रकारों में मैक्स वेबर के द्वारा दिए गए थे। इनकी एक किताब है, प्रसिद्ध पुस्तक है, वो भी आप याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मैक्स वेबर की पुस्तक है। इसका नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। नौकरशाही के इन्होंने 3 प्रकार बताए, परंपरागत, करिश्माई और विधिक, और राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में मैक्स वेबर ने ही की थी। तो एक प्रश्न में हम कोशिश करते हैं कि आपके 2 या 3 प्रश्न तो क्लियर होने ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 33, कथन और कूट तर्क का ये प्रश्न है। इसमें हम देखते हैं कथन क्या है दोस्तों। लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है, और यह आदमी की सरकार का द्योतक है। यह आदमी की सरकार का द्योतक है। तर्क है, आम धारणा है कि सरकार ज़्यादातर शक्ति अभिजन के नियंत्रण और प्रबंधन में कार्य करती है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों देखिए, ये जो कथन और तर्क है ये दोनों ही सही हैं, लेकिन तर्क जो है ये कथन की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर करेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए 34। मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन से कथन का ग्रुप इसमें से सही नहीं है वो हमें बताना है। चलिए एक एक करके हम इसको देख लेते हैं कि मैक्स वेबर की जो ये कथन है ये कहते क्या है, कौन से सही हैं। ठीक है, कौन से सही नहीं है, कौन से सही हैं, ये हमें बताना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, मेरे से भी कभी कभी गलती हो जाती है। देखिए मैक्स वेबर में नौकरशाही सिद्धांत के बारे में है कि यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण का लोहे का पिंजरा है। मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के बारे में यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण का लोहे का पिंजरा है।
ठीक है। और ये इसमें ठीक है, यह युक्ति युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह युक्ति युक्त महत्वपूर्ण प्राधिकार का हिस्सा है। नौकरशाही में मेधा के रूप में, नौकरशाही में मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व है, अभिप्रेत है, और लोकतंत्र में इसकी सहज ग्राह्यता है। अब देखिए इसमें से सही कौन सा है वो ध्यान से सुनिए। ये जो है कथन नंबर बी, सी और डी, ये इसके अंदर सही है, बल्कि लोहे के पिंजरे वाली बात यहाँ पर सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 35 में एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ कृति यानी रचनाएं हैं। इनको हमें मिलाना है, कौन से लेखक की कौन सी कृति है, इसको हम सही रूप में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखिए पॉलियोर की पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन, ये जो किताब है ये रॉबर्ट डल की है। किसकी है? रॉबर्ट डल की। ठीक है, पॉलिटिकल मैन ये लिपसेट की किताब है। किसकी किताब है? लिपसेट की। तो ऐसे ध्यान भी रखते जाइएगा, याद भी करनी है, क्योंकि ये फिर से भी पूछी जा सकती है, प्रश्न तो रिपीट होते हैं। पॉलिटिकल रियलिटीज़ ये जो किताब है ये चार्लटन की है। किसकी है? चार्लटन की। और अब क्या बच गया? लीगलिटी एंड लेजिटिमेसी, ये है स्कमिट कार्ल की ये किताब है। तो मैंने आपको इसमें मिला दिया है, तो इसी हिसाब से इसमें कूट हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये इसके अंदर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 36 क्या कहता है? अभिकथन है और तर्क है। पढ़ते हैं अभिकथन को। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में पूर्ण कार्यकाल के लिए स्थायी शासन व्यवस्था का उपबंध है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में पूर्ण कार्यकाल के लिए स्थायी शासन व्यवस्था का उपबंध है, ये इसके अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, दूसरा तर्क है राष्ट्रपति शासन प्रणाली में शक्ति का अभिकेंद्रण अंतर्जात है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में शक्ति का अभिकेंद्रण अंतर्जात है। तो इसमें भी वही वाली बात है मेरे दोस्तों, कथन ए और आर, कथन और तर्क दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट देखिए 37 में आपके एक तरफ क्रांति है, दूसरी तरफ उससे संबंधित एक वाक्य दे रखा है। इसको हमें यहाँ पर मिलाना है, मैच करवाना है। ठीक है, देखिए इस्लामिक क्रांति मतलब ईरान में चलाया गया आधुनिकीकरण विरोध आंदोलन। ईरान में चलाया गया आधुनिकीकरण विरोधी आंदोलन। ठीक है, रूसी क्रांति मतलब इसका जो नेतृत्व था, रूसी क्रांति का नेतृत्व था ये बोल्शेविक पार्टी के द्वारा किया गया था। हमने कल वीडियो नोट में आपको लेनिन के बारे में चर्चा की थी, वही ये बात है। गौरवपूर्ण क्रांति आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, ये इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए 1688 में हुई थी। ठीक है, 1688 में, आप सभी को पता है। अति नैतिक क्रांति, अब ये बच गई लास्ट वाली, तो चार्ल्स द्वितीय की यादृच्छिक शक्ति को परिसीमित करने के लिए 1649 की क्रांति जो है ये अति नैतिक क्रांति के रूप में जानी जाती है। तो इस्लामिक क्रांति ईरान में चलाया गया आधुनिकीकरण विरोधी आंदोलन, रूसी क्रांति का नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी के द्वारा किया गया, गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार की स्थापना से संबंधित है, और अति नैतिक क्रांति है ये चार्ल्स द्वितीय की यादृच्छिक शक्ति को परिसीमित करने के लिए 1649 की क्रांति है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए 38, आधुनिकीकरण को सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके सादृश्य माना जाता है? आधुनिकीकरण को सामान्यतः जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें किसके सादृश्य माना जाता है, ये हमें इसको देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन है पश्चिमीकरण, यूरोपीयकरण, राष्ट्र राज्य तंत्र का उदय और औद्योगिकरण। तो इसमें दोस्तों ये चारों ही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। तो ए बी सी डी। अब आप कहेंगे कि ये माना किसने? तो ये माना समाजशास्त्री एंथनी गिडिंग्स ने। नाम ध्यान में रखिएगा, एंथनी गिडिंग्स।
एंथनी गिडिंग्स ने माना कि आधुनिकीकरण जो है ये पश्चिमीकरण, यूरोपीयकरण, राष्ट्र राज्य तंत्र का उदय और औद्योगिकरण के सादृश्य है। नेक्स्ट देखिए 39, मीडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। किसके संबंध में? मीडिया के संबंध में ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे और जो सही है उसे हम यहाँ पे टिक करेंगे। समकालिक लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका हाशिए पर आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई है। ये आप देख रहे हैं आजकल, जो भी ये हम पढ़ रहे हैं आप आज के एग्जाम्पल में देख सकते हैं। मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्थाओं में तटस्थ और निष्पक्ष रहती है। क्या ये है? क्या नहीं। मीडिया के अभिकरण औद्योगिक और कॉरपोरेट समूहों के नियंत्रण में रहते हैं। ये सही है क्या? बिल्कुल। तो देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में भी यदि आप देखेंगे, ये कोई पॉलिटिकल चैनल तो है नहीं, किसी भी प्रकार की राजनीतिक चर्चाओं के लिए तो है नहीं। ये सिर्फ जो हमें हमारे एग्ज़ाम रिलेटेड ओरिएंटेड जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए। तो कृपया करके नीचे ऐसे वैसे कमेंट ना करें, उनसे यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं है। देखिए मीडिया जो है ये औद्योगिक और कॉरपोरेट समूह के नियंत्रण में तो रहते ही हैं, क्योंकि आज हमारे देश में जितनी मीडिया चैनल है वो कहीं ना कहीं इन कॉरपोरेट औद्योगिक समूह से जुड़े हुए हैं। ठीक है। दूसरा, प्रिंट मीडिया तो हाशिए पर है। आप में से कितने लोगों ने न्यूज़पेपर्स को रीड करना बंद कर दिया, जबकि आपके पास में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसका आप इस्तेमाल करने लग गए हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट देखिए 40 में आपके मिलान प्रश्न है। देखेंगे लेखक और अवधारणा है। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ अवधारणा है। इसको हम यहाँ पे आपको सही मिलान करके बता देते हैं। ठीक है, ताकि आगे जब परीक्षा में आए तो किसी प्रकार की रुकावट नहीं आए। देखिए सबसे पहले आप पकड़िए विधि के शासन को। ये डायसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? डायसी से संबंधित है। ठीक है। दूसरा, राजनीतिक हानि या राजनीतिक क्षय आप कह सकते हैं। ये किससे रिलेटेड है? ये आपका SP हंटिंगटन से संबंधित है अवधारणा। तीसरा, अप्रत्याशित हित समूह, ये अमन से संबंधित है। और लास्ट बच गया न्यायिक समीक्षा, ये मेरबरी बनाम मेडिसन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसके अंदर करेक्ट हो जाता है। आप इनको आराम से देखिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोलता रहता हूँ, पूर्व के प्रश्नों को देखना इसलिए लाभदायक होता है। एक तो हमारे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, पेपर का पैटर्न पता चलता है, दूसरा क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 41, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत इन ऑप्शंस में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था बिल्कुल सही है। विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा, ऐसी व्यवस्था तो हमने नहीं पढ़ी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व न केवल बरकरार रखा गया बल्कि उसे बढ़ाया गया, सही बात है। और प्रांतों और इंपीरियल विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचकों को बढ़ा दिया गया, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसकी विशेषता नहीं थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 42, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता उपरांत सांस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध करवाया? ये फ्रेमवर्क किसने दिया? तो ये दिया मेरे दोस्तों मॉरिस जोन्स ने। किसने दिया? मॉरिस जोन्स ने। देखिए मॉरिस जोन्स की एक कृति भी है, आपको एक पुस्तक है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो है इंडिया द एंड ऑफ द बिगिनिंग 1965। क्या नाम है उसका? इंडिया द एंड ऑफ द बिगिनिंग। क्या नाम है? एंड ऑफ द बिगिनिंग। कब की किताब है ये? 1965 की मॉरिस जोन्स की किताब है। इसके अंतर्गत मॉरिस जोन्स ने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए बताया कि स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता उपरांत सांस्थानिक फ्रेमवर्क है, दिया गया है इनके द्वारा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा मॉरिस जोन्स। नेक्स्ट देखिए 43, क्या कहता है आपका प्रश्न? भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फिर से कूट चयन करना है।
इसे संविधान द्वारा संरक्षित और प्रवर्तित किया गया है। इसे संविधान द्वारा संरक्षित और प्रवर्तित किया गया है। ठीक है भाई। इसे सामान्य विधानमंडल प्रक्रिया द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है। ये कोई है क्या? नहीं। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिभावक है। बिल्कुल सही है। सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार हैं, ये तो नहीं है, ये बात तो सही नहीं है। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो आपका ऑप्शन हो जाता है मेरे दोस्तों यहाँ पर कौन सा? एक। कौन सा? एक, जिसके अंतर्गत हमने कहा कि एक तो आपका पहला कथन सही है और एक आपका तीसरा कथन सही है, ए और सी। नेक्स्ट देखिए, आपका प्रश्न आ जाता है 44। विचार, अवधारणा, संबंध, व्यक्ति को हमने यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, देखिए मिलान करते हैं, आराम से करते हैं, घबराने की कोई भी बात नहीं है। मृदु राज्य जो है ये गुरनार मिर्डल से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुरनार मिर्डल से। देखिए अभी तक आपको नहीं आते, लेकिन आगे जब परीक्षा में आए तो आप इनको कर पाएं, इतना तो अपना आत्मविश्वास बढ़ ही जाना चाहिए। जब भी आप कोई पेपर सोल्व करते हैं, देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं और किसी की देखते हैं, तो ये आत्मविश्वास तो जग ही जाना चाहिए। अब तक हमें नहीं आता था, लेकिन अब हमें आता है। इतना भी बदलाव नहीं होता तो फिर इन चीज़ों का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो गुरनार मिर्डल से संबंधित है मृदु राज्य की विचार या अवधारणा। ठीक है दोस्तों। अभाव की राजनीति, अभाव की राजनीति मायरन वाइनर से या वीनर से संबंधित है। शासनशीलता का संकट अतुल कोहली का विचार है। और विवादास्पद लोकतंत्र आपका बच गया सुब्रत के मित्र से संबंधित है। इन मिलान प्रश्नों में एक खास बात ये होती है दोस्तों, 4 ऑप्शन जब होते हैं तो इसमें हमें दो से अधिक या 2 ऑप्शंस का जब सही पता लग जाता है तो हम अपने सही कूट की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए ही राइट है, एक ही राइट है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 45वां, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? 368 में क्या है हम इसमें अब देखते हैं। विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जी हाँ, हमने ये पढ़ा है, कर सकते हैं। विधेयक विशेष बहुमत 2/3 उपस्थित एवं मतदान में भाग लिया गया कुल सदस्यता का 50% से अधिक के द्वारा अवश्य पारित होना चाहिए। बिल्कुल, हमने ये भी पढ़ा है। सदनों के बीच असहमति होने की दशा में संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए। ये हमने 368 के अंतर्गत तो बिल्कुल नहीं पढ़ा। हमने अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक की अवश्य बात पढ़ी है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं और इसको बुलाते कौन है? राष्ट्रपति। सदनों की संयुक्त बैठक 108 के अंतर्गत है, 368 में हमने नहीं पढ़ी। ठीक है। और राष्ट्रपति विधिवत रूप से पारित एवं अनुसमर्थित विधेयक को अपनी मंजूरी देने के लिए यहाँ पर बाह्य है। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर जो है ये ऑप्शन नंबर 3 यानी ये करेक्ट हो जाएगा। ये इसमें सही नहीं है, 368 में इसकी बात नहीं है, ये 108 में है, हमने आपको बता दिया। 46 देखिए, सन 1989 से भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कालक्रम के अनुसार रखें। ठीक है, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। KR नारायणन, APJ अब्दुल कलाम, R वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, प्रतिभा पाटिल, ये हमें दिए गए हैं। अब हमें इनको ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं ऊपर से नीचे, भूतकाल से वर्तमान काल की तरफ बढ़ते हुए के रूप में हमें इन्हें लगाना है। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं इसके अंतर्गत जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब ऐसे सही करके नहीं छोड़ेंगे, आपको बताएंगे पूरी तरीके से, है ना। तो R वेंकटरमन जो हैं इनका कार्यकाल रहा 80, 70, 92। शंकर दयाल शर्मा जो रहे 92 से 97, 92 से 97। KR नारायणन जो रहे ये रहे दोस्तों 97 से 2002। अब्दुल कलाम का तो आप सभी को पता ही होगा 2002 से 2007। और प्रतिभा पाटिल जी रही 2007 से 2012। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है, ये इनका सही क्रम हो गया। नेक्स्ट देखिए 47, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने या अन्यथा किसी वजह से रिक्त हो जाने पर आकस्मिकता के लिए प्रावधान करे? कौन सा अनुच्छेद है वो?
तो वो अनुच्छेद है मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 70। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 में संसद इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की व्यवस्था हो जाए या किसी वजह से रिक्त हो जाए तो आकस्मिकता के लिए प्रावधान करे। ये अनुच्छेद 70, ठीक है, संसद को बनाता है, ये समर्थ बनाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए 48। या तो मार्गरेट थैचर या टोनी ब्लेयर के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का जितना दुरुपयोग किया गया उसकी तुलना 1989 से भारत में प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग देखा गया। ये कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों जेम्स मेनर का। किसका है? जेम्स मेनर का। सॉरी, जेम्स मेनर का कथन है कि या तो मार्गरेट थैचर या टोनी ब्लेयर के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री द्वारा सत्ता का अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग देखा गया। ठीक है, ये हमने समझना चाहिए। इनकी जेम्स मेनर की एक कृति है, यदि आप ध्यान रख सके तो रखिएगा, पॉलिटिक्स एंड स्टेट सोसाइटी रिलेशंस इन इंडिया। पॉलिटिक्स एंड स्टेट सोसाइटी रिलेशंस इन इंडिया। एक ही कृति बताने के पीछे का कारण है, ताकि ज़्यादा बताएंगे तो फिर वही बात है, आप ध्यान से नहीं सुनोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। एक को भी ध्यान में रख लिया तो एक कभी आगे फिर बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय का दोहरा व्यक्तित्व स्वरूप मानता है? उच्चतम न्यायालय का दोहरा व्यक्तित्व स्वरूप मानता है एक विधिक संस्था और एक लोक संस्था। भारतीय उच्चतम न्यायालय के संबंध में इस प्रकार की व्यवस्था कौन मानता है? तो देखिए, माधव खोसला और अनंत पद्मनाभन, ये जो विद्वान हैं, ये उच्चतम न्यायालय का दोहरा व्यक्तित्व स्वरूप मानते हैं एक विधिक संस्था के रूप में और एक लोक संस्था के रूप में। फैक्ट क्वेश्चन है ये, तो ऐसे कैसे आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। कौन भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों को एक प्रभावी कवच कहते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निर्वाचन आयोग बहुचर्चित संस्था रहती है, तो इसलिए आपको इससे संबंधित प्रश्नों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन है लॉयड एवं सुसान रुडोल्फ। लॉयड एवं सुसाल्फ रुडोल्फ निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों को एक प्रभावी कवच कहते हैं। ठीक है, इनकी एक कृति भी है, ध्यान में रखिएगा, एक्सप्लेनिंग इंडिया डेमोक्रेसी ए 50 ईयर पर्सपेक्टिव। एक्सप्लेनिंग इंडिया डेमोक्रेसी ए 50 ईयर पर्सपेक्टिव, ये इनकी प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, एक दो प्रश्न और देखते हैं, बाकी के अगले वीडियो नोट में देखेंगे। पुस्तक है, लेखक है, इनको हमें मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं बिना किसी देरी के, ताकि आपके सामने ये पुस्तकें आए, इनसे संबंधित लेखक आए तो आप तुरंत उनको टिक कर दो। An undocumented wonder, the making of the great Indian election, ये है S.Y. कुरैशी की किताब। ठीक है दोस्तों, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन ए स्टडी, ये है आपकी B.S. राव की किताब, द फ्रेमिंग इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, B.S. राव। वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन एक्सपीरियंस, ये किताब किसकी है? ये है ग्रेनवाइल ऑस्टिन की। और लास्ट बच गई आपकी द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, पॉल आर ब्रास की। ये काफ़ी बार पूछी गई है किताब, ये वाली किताब काफ़ी बार अनेक परीक्षाओं में पूछी गई है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो सही कूट है वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जो है राज्य और उनसे संबंधित मुख्यमंत्री हैं। राज्य संबंधित मुख्यमंत्री हैं, किस राज्य में कौन से मुख्यमंत्री थे या हैं, क्योंकि पुराना पेपर है तो या तो वो हैं या फिर वो उस समय पर थे, ऐसा हमें इसके अंदर क्लिक करना है। ओके, देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित आपको सभी को पता है भाई, चर्चित हैं योगी जी, योगी जी। ओके, और असम से संबंधित हैं यहाँ पर सोनोवाल। कौन है? सोनोवाल। केरल से रिलेटेड आपका हो गया विजयन। कौन से? पिनराई विजयन। और हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर। तो ये 2018 के पेपर में जो की है उसके हिसाब से, या जो ये प्रश्न है उसके हिसाब से हमें आंसर यहाँ पे देना चाहिए। तो इसके अंतर्गत जो सही कूट है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कौन से संबंधित है इन राज्यों से, इन मुख्यमंत्री की हमने यहाँ पे आपको बात बता दी।
तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रश्नों को लेकर आएंगे। आप पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अपनी कोई बात है तो उसको कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में कोई गलती होती है वो भी कमेंट कर सकते हैं। गलती होना स्वाभाविक है, ये मैं पहले भी कई बार क्लियर कर चुका। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि वीडियो डलते आपको नोटिफिकेशन मिले और आप इसका लाभ ले सकें। थैंक यू सो मच।